अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समर के नेक्स्ट पार्ट को। समर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। अफरीदी विला में सुबह की चहल पहल दिखाई देती थी। सभी अफराद खाना ब्रेकफास्ट टेबल पर हाजिर थे। ज़रमीन ने नाश्ते की प्लेट शहज़ाद के सामने रखी। उसने एक नज़र टोस्ट पर और दूसरी नज़र पराठों पर डाली। गुज़िश्ता तजुर्बा की रोशनी में एहतियाती तदबीर के तौर पर हमेशा से सेहत को लेकर हद से ज़्यादा एहसास रहने वाला वाले शख्स ने पराठों की सिमत हाथ बढ़ाया था। पहला ही नवाला उसकी ज़ुबान पर ज़बरदस्त खटास छोड़ गया। बेसाख्ता आई खांसी को उसने सख्ती से मुंह बंद करके रोका था। आज जायका बिगाड़ने के लिए लेमन का इस्तेमाल किया गया था। उसने खा जाने वाली निगाह से ज़रमीन की समत देखा जो बड़े आराम से नाश्ते के साथ इंसाफ करने में मशगूल थी। दो तीन नवालों पर में पराठा ख़त्म कर उसने जूस ग्लास लबों से लगा लिया। खिलाफ तवक्का उसका जायका बुरा नहीं था और जूस पर रहम किया गया था। वो 5 मिनट के अंदर कुर्सी की सीट कर उठ खड़ा हुआ। कहाँ के लिए चल दिए बरखुरदार? हमें एहसास है कि आपके पास आप काफ़ी से ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, मगर आज हम पर एक एहसान कीजिए और अपने कीमती वक़्त से चंद घड़ियाँ निकाल कर हमें भी फ़ैज़याब करें कि कुछ अर्ज़ कर सकें। हाल में हमारा इंतज़ार कीजिए। बड़े ही एहतराम के साथ राशिद साहब ने उस पर तंज़ किया था। कमरे से बचाते उसके कदम हाल की सिमत मुड़े थे। एक नए हुक्म की तकमील के लिए वो तैयार था। वो सोफ़े की पुश्त पर गर्दन टिकाए राशिद साहब का मुंतज़िर था। कदम के आहट पर वो सीधा हुआ था। वो उसके मुकाबिल पासमान हुए थे। उसके निकाह के बाद वो पहली बार एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। इस लड़की ने हमें और भी दूर कर दिया है। गुस्से की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। इस इकबाल जब कभी भी तुमसे बिजनेस में हाथ डालने का कहा गया था, तुम पढ़ाई का बहाना बनाकर किनारा कशी का इख्तियार कर गए थे। मगर अब तुम्हारा ये बहाना काम ना आएगा। तुम्हारी शादी हो चुकी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ चुकी है। इसलिए बेहतरी यही है कि तुम दूसरी जिम्मेदारियों को भी एहसन तरीके से संभालने की कोशिश करो। बिजनेस में हाथ बटाओ तो अब तुम कॉलेज जाकर मौजे करने वाले कंवारा लड़का बनकर नहीं जी सकते। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगे। उनकी बात पर सुनकर उसे ज़रा भी हैरानी नहीं होती। उसे ऐसा ही किसी हुक्म की तवक्का थी। वो बादल नाख्वास्ता इस बात में गर्दन हिलाता उठ खड़ा हुआ। वह जो ही अपने कमरे में दाखिल हुई उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, फुल ब्लैक सूट में वो खिलाफ मामूल फॉर्मल ड्रेसिंग में तैयार कद और आईने के सामने खड़ा था। ओह तुम आगे इस तरह अचानक मेरे ऑफिस जाने का क्रेडिट तुम अपने सर ना ले लेना। आज नहीं तो कल जब मुझे ऑफिस ज्वाइन करना ही था। कल सो आज करे सो अब मैंने ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। मगर खुदा न खास्ता तुमने ये सोच लेना कि मेरी ज़िंदगी में अचानक होने वाली इस तब्दीली से तुम्हें कोई कामयाबी नसीब हुई है। मैंने फ़ैसला महज इसलिए लिया है ताकि मुझे कॉलेज ना जाना पड़े। कॉलेज जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं हिमा वक्त इस डर के साथ नहीं जी सकता कि यूनिवर्सिटी में किसी को तुम्हारे मुतल्लिक कुछ खबर हो जाए और वो मेरी इंसल्ट हो। बेहतरी इसी में है कि ऑफिस ज्वाइन करके डैड को खुश करते हुए अपना आलू सीधा कर लूँ। उसे कमरे में दाखिल होता देखकर वो शाशत से गोया हुआ था। ऑफिस से तुम यकीनन चाहोगे मगर वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। वो सोच कर मुस्कुराई थी। वो पोर से अपने कार बाहर निकाल रहा था। तभी उसकी निगाह ज़मीन पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रही थी। कार के नज़दीक पहुंचकर उसके लिए दो उंगलियां मोड़कर शीशा खटखटाया था। शाहज़ाद ने खिड़की की कांच नीचे करते हुए खौफत ज़दा चेहरे के साथ उसे देखा। वो खिड़की पर झुकी कार की स्टीयरिंग को घूरे जा रही थी। कुछ देर उसे रोज़ खामोशी खड़ा देख कर शाहज़ाद ने सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी वो बोलना शुरू हुई। बिला आखिर आपने ऑफिस जाने का फैसला कर ही लिया। क्या कहना आपके आपके एक तरफ आप ऑफिस जाकर इतना बड़ा मौका सर कर लेने के लिए कि बस तारीफ और वसूल लेने के दूसरी तरफ आलिशान ऑफिस की तरह का नरम कुशादा सीट पर बैठकर वीडियोस गेम दोस्तों के साथ चीटिंग चैटिंग के साथ मज़े लूट लेंगे। और क्योंकि ऑफिस का सारा काम तो आपके मातहत के सर मंड दिया जाता है। दुरुस्त कह रहे थे ना, कह रहे थे आप कॉलेज जाने से बेहतर ऑफिस जाना है। कॉलेज में तो फिर भी प्रिंसिपल लेक्चर्स की रोक टोक होती है और इसके बरअक्स आफत तो जन्नत है ना। ना किसी की रोक टोक ना किसी का डर। जाहिर है एक पूरी इमारत के मालिक को कौन रोक टोक लगा सकता है। यकीन आज आपके मातहत
काम करने वालों की शामत आनी है, आप जैसे रईस ज़ादों को क्या खबर कि मधुसूदन तबके के अफराद किस तरह धक्के खाते हैं, बसों वैगनों के पीछे भाग भाग कर ऑफिस जा पहुंचते हैं और दफ्तर पहुंचकर सारा दिन आप जैसे मालकान की जी हजूरी में निकल जाता है। दर हकीकत उनकी कमाई खून पसीने की कमाई होती है। खैर, मैं सब आपसे क्यों कह रही हूँ, मैं तो बस अल्लाह हाफिज कहने आई थी। वो हुंकों की तरह उसे देखे जा रहा था और कार से 2 कदम पीछे हटकर अलविदा कहने के अंदाज में अपना हाथ हिला रही थी। उसका बदला बदला अंदाज तरसे तखातब उसे हैरान किए दिए जा रहा था। वो उसकी कही बातों के एक भी जुमले को मायने नहीं बना सका। उसकी ज़हन की सोई सुई आप पर टिकी हुई थी। जब जब ज़हन सोचने समझने के काबिल हुआ तब वो मज़ीद हैरान हुआ। ऑफ़िस जाने से कबल ही ऑफ़िस में ऐश उड़ाने की मनसूबाबंदी उसने कब की, और तो और उस मनसूबाबंदी को उसने अपनी नई नवेली बीवी से कब शेयर किया। वो उसकी बातों के जाल में उलझा था कि उसे वालिद ने नज़रनामा में दाखिल करते हुए मज़ीद परेशान कर दिया। कार से बाहर निकले, बरखुरदार, आज तुम अपने ऑफ़िस नहीं जा रहे। राशिद साहब ने खिड़की के खुला शीशा बजाकर हुक्मिया अंदाज में कहा। हैरान होता हुआ बाहर निकला। वो मंसरे गायब से बहुत जा चुकी थी। मैं कुछ समझ नहीं सका, आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो नासमझी से गोया हुआ दर तैयार होकर तुम कहाँ इस कदर तैयार होकर तुम कहाँ के लिए निकल रहे हो, उसे ऊपर से नीचे देखते हुए राशिद साहब बोले। डैड, आपने ही तो कहा है कि मुझे ऑफिस जाना है, सो मैं जा रहा हूँ। अशर भाई और बाकी सब भी तो इसी तरह ड्रेस्ड अप होते हैं। मैंने क्या और कर दिया। बुरी तरह बदमजा हुआ। गालिबन तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा तुम अपनी ऑफिस नहीं जा रहे, उससे मुराद है कि तुम मजिद अंकल के ऑफिस जाओगे, वो भी आम एम्प्लॉय की हैसियत से। इस लिहाज से मुझे तो तुम और ओवर नज़र आ रहे हो। बड़े इत्मीनान के साथ राशा साहब ने उसके सर पर बम फोड़ा था। आम एम्प्लॉय, उसने बदवक़्त तमाम ये 2 अल्फ़ाज़ अदा किए थे। महज़ 2 ही 4 दिनों में तुम्हें बख़ूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस पैसे को तुम बेदरेग से खर्च करते हुए आए हो, वो किस कदर मेहनत से कमाया जाता है। और हाँ, कार को वापस इसकी जगह पर लगा देना। आम एम्प्लॉय कार से सफ़र करके वापस ऑफ़िस नहीं आती। उससे साक़त खड़ा छोड़कर वो घर के अंदर दाखिल चले गए थे। वो खोलता हुआ लंबे-लंबे डग भरता अपने कमरे में आया था। गले से टाई खींचकर उतारी, कोट को बिस्तर पर फेंका। उसने बाइक की चाबी की तलाश की और नज़र दौड़ाई। वो बाथरूम के बाहर आई थी। मंजरनामे में उसकी मौजूदगी ने गोया शोले को हवा दी थी। वो लड़की उसकी ज़िंदगी में मुश्किल बनाने पर तुली थी। वो गज़ो गज़ब की तस्वीर बना उसकी तरफ बढ़ा। डैड का हुक्म है कि तुम ऑफिस जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा तुम्हें जिस बस से सफ़र करके ऑफिस पहुंचना होगा। वो कमाल इत्मीनान से बोली थी। उसका जी कर रहा था कि उस खराफाती लड़की को गला दबा दे। उससे कबल को अपने गुस्से का मुज़ाहरा करता राशिद साहब की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। वो आवाज़ बुलंद उसे पुकार रहे थे। वो खासा उसने अपने कदम दरवाजे की सिमत बढ़ाए। कमरे से बाहर निकलने से कबल साइड टेबल पर धरे पानी के जग को हाथ मारकर गिराना वो नहीं भूला था। छांक की आवाज़ के साथ कांच का जग चकनाचूर हुआ था। वह सिंगार मेज़ को थामे अपनी धड़कन को काबू में लाने की सही कर रही थी, जो मारे खौफ के हद से ज़्यादा ज़ायद तेज़ हो गई थी। जिस दिन से राशिद साहब ने अफरीदी विला के मकीनों को आईना दिखाया था, उस रोज़ के बाद सभी के बर्ताव में तब्दीली आ गई थी। सभी ताइयाँ थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लिया करती थी। मर्द हज़रात से भी सलाम दुआ तक बात हो रही थी। मस्जिद से घर के बाहर बाहर मिलना ज़रूरी हाथ जारी था। वो हाल में बैठी किसी मैगज़ीन के वक्त गर्दाने में मनहवक थी। तभी राहत बेगम उसके पास चली आई। ज़रमीन, ऐसा करो तुम कुछ नए जोड़े खरीद लो। जब से इस घर में आई हो, नहीं इन्हीं चंद जोड़ों में नज़र आती है जो इमरजेंसी में तुम्हारे कमरे में रखवा दिए गए थे। मैं मस्ती से कहूँगी वो तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जाए। वो मुस्कुराकर गोया हुई। उससे मादन ख्वाजा इस बात में गर्दन हिला दी। इस घर में आकर यहाँ के महीनों के साथ रहकर उसे अंदाज़ा हुआ कि रईसों के मुतालिक उसके ख़यालात गलत थे। सभी दौलतमंद अफराद एक से नहीं होते। उस घर के सभी अफराद और दिल के साफ मोहब्बत लुटाने वाले, मिलजुल कर रहने वाले, बड़ों के साथ एहतराम से पेश आते, छोटों से के साथ मोहब्बत से। मज़हब के पाबंद थे। बस एक शाहज़र था जो उनसे सबसे मुख्तलिफ था। वो अपनी सोचा के गर्दाब में फंसी थी। वह दफ्तर किसी उसकी चोटी को जंबिश थी। वो चौंक कर मुड़ी। हेलो ज़रमीन आंटी, आप कहाँ गई खोई हैं? कहीं आप बोर तो नहीं हो रही? ब्लैक फ्रिल से बने स्कर्ट और वाइट टी-शर्ट में मलबूस दुआ मुस्कुरा रही थी। अरे दुआ, तुम कब आई? वैसे तो बोर तो मैं हो रही थी। बताओ तुम मेरी बोरियत दूर करने के लिए क्या करोगी? उसने दुआ के फूले हुए गाल पर प्यार करने हुए कहा। आज होली मैरिया कन्वेंट स्कूल में छुट्टी है, इसलिए आज दुआ आपको एक सेकंड के लिए मैं अब भी बोर नहीं होने देगी। अपने स्कूल का पूरा नाम लेते हुए वो पुरजोश हुई थी। चलिए, मैं आपको पूरे अफरीदी विला की सैर करवाती हूँ। अब से ये आपका भी घर है, इसलिए इस घर के हर एक कॉर्नर की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो आने किसी बूढ़ी नानी की तरह नसीहत की। वो उसका हाथ थामकर उसके कमरा चल दी। हैदराबाद के पोश इलाके बंजार लेस में अफरीदी विला वाक़ था। 1000 गज के रकबे पर फैला अफरीदी विला इंतहाई आरास्ता और पुरकशिश था। चौड़े गेट से गुजरकर वो बहुत बड़ा लॉन
शुरू होता था, जिसमें चारों तरफ फूलों की क्यारियां और दरमियान में फुव्वारे और स्विमिंग पूल था। लॉन की दाएं की तरफ की एक खूबसूरत लोहे से बना झूला था। लॉन का रास्ता दूर करके दाखिली दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता था, और तभी बड़ा ही शानदार सा हॉल, और इसी हॉल से दायरा बनाती सीढ़ियां दो दो सिमतों में ऊपरी तरफ चलती थी। बेशुमार कमरे कमरे पहली नजर मंजिल पर दायरे की शक्ल में बने हुए थे। पूरा घर घुमा लेने के बाद दुआ उसे उसके और शाहज़र के कमरे में ले आई थी। वो हैरान हुई थी कि उसकी तरफ मतवज्जा तो हुई, तभी वो फ़ातिहाना अंदाज़ में मुस्कुराती बालकनी की सिमत भागी थी। वो जब से उस घर में आई थी, इसे बालकनी का रुख उसने कभी नहीं किया था, और शायद शाहज़र को इसका मौका ही नहीं मिला था। दुआ ने कुशादा बालकनी के शीशों से बने दरवाज़ा खोल दिए हुआ को उन एक तेज़ सा झोंका उसके बालों को चेहरे को पर बिखेर गया, और वो धीरे-धीरे कदम उठाती बालकनी में चली। और ये है इस घर का सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नर। आपको पता है आंटी शाहज़र चाचू के कमरे को, मेरा मतलब है कि आप दोनों के बेडरूम की बेस बालकनी बहुत सारे माउंटेन्स बहुत करीब से देखने को मिलते हैं। उसके के बाद की बात है कि सबसे मज़े की बात है कि शाम होते ही बहुत सारी बर्ड्स यहाँ बालकनी में आकर बैठ जाती हैं। वो बहुत खुश होकर उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी। खूबसूरत हरे दरख्तों से ढक के पहाड़, उनमें बहते बेशुमार झरने, जिनकी आवाज़ बासानी सुनी जा सकती है, रूह को तमानियत बख्शी। ठंडी ठंडी हवाएं, इधर उधर उड़ते रंग बिरंगे अनगिनत परिंदे, किस कदर पुरसकून था वह नज़ारा। वो बेखुद रह गई। उससे खूबसूरत मंज़र इतने करीब से उसने पहले कभी नहीं देखा था। आंटी, आप तो बोर तो नहीं हो रही ना? मुस्तकिल बोलती दुआ ने तशवीर से उसका हाथ हिलाकर इस्तफसार के, और नफ़ी में गर्दन हिलाकर मुस्कुराई थी। उसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू झिलमिलाए थे। बाज़ औक़ात सुकून में आपको रुला देता है। पता नहीं क्यों उसका जवाब कोई नहीं जान पाया था। अफरीदी विला में रात का सुकून छाया हुआ था। खाने से फारिग होकर सभी हॉल में बैठे महगुफ्तगू थे। तभी वॉल क्लॉक में धन बजाकर 11 बजने की खबर दी। हॉल का दरवाज़ा खुला और शाहसर अंदर दाखिल हुआ। सभी जुमला जमला अफराद की निगाह उस पर पड़ी थी। माथे पर बिखरे बाल, शिकन ज़दा कमीज़, झुके हुए कंधे, थकन ज़दा चाल। वो सर से पाँव तक बुरी तरह थका हुआ लगा था। मर्द तराज को कहूँ सर कहवा सर्व करती आर्या बेगम का दिल कट कर रह गया। वो सलाम करता हुआ हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ता सीधे से अपने कमरे में रूपोश हो गया। गुज़िश्ता कई दिनों से उसे चुप शाहज़र का रोज़ा रखे आलिया बेगम बोल पड़ी। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? किस हाल को पहुँच गया है मेरा बच्चा? किसी को उसकी कोई फ़िक्र नहीं। आपको खुदा का वास्ता इस पर ये ज़ुल्म न करे, इसे माफ़ कर दो ना। राशिद साहब से मिन्नत सद्दा लहजे में कहा, आप सब्र से काम ले आलिया बेगम। उसकी हालत पर तरस खाने से कुछ हासिल ना होगा। उस पर कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा। उसे उसकी गलती का एहसास कराने के एक ज़िम्मेदार शख़्स बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जज़्बातियत हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। ज़रा उससे हमदर्दी पाने पर कुछ बैद पे नहीं कि वो पहले की रोश पर चल पड़े। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लिहाजा अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें, और जो हो रहा है होने दें। राशिद साहब ने कहवा का घोंट भरते हुए कहा था। अपने आंसू को जब्त करते हुए किचन में चलेंगी। वो किचन काउंटर के पास खड़ी सबके लिए चाय बनाकर अपने अभी फारिग हुई थी। अपनी अभी सारी हिम्मत को मतमचा कर उस घर के किचन में आकर सबके लिए चाय बनाने पर मुश्किल उसने खुद को आमादा किया था। वो अपने फैसले पर पछताए बिना ना रह सकी, और सबसे छुप-छुपाते अपने कमरे में चली आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। धड़कते दिल के साथ वो बेड के किनारे टिक कर बैठ गई। बाहर बालकनी में पर उसका रद्द-अमल क्या होगा, ये बाहर में पर उसका रद्द-अमल का ये तसव्वुर उसे खौफ़-ज़दा किए दे रहा था। और बाथरूम का दरवाज़ा खुला, वो टॉवल से बालों को रगड़ता सोफ़े पर ठहर गया। उसे कुछ कहना तो दूर देखना तक गवारा नहीं किया। वो जी भर कर हैरान हुई थी। तभी वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वो इरादी तौर पर उसके पीछे आई थी। उसका रुख किचन की सिमत था। वो सतून की ओट में होकर झाँकती रही। वो में से डब्बों में रखे रात के खाने को बाहर निकाल रहा था। रात का खाना दोस्तों के साथ खाने वाला शख्स आज भूखा घर लौटा था। कुछ लम्हे उन डब्बों को उलट-पलट कर देखने के बाद उसने 3 डब्बों को दोबारा फ्रिज में रख दिया। किचन काउंटर पर बिरयानी का डिब्बा रह गया। तभी बलाई मंज़िल की सीढ़ियाँ उतरती मशल भाभी नज़र आईं। उनका रुख किचन की सिमत था। किचन में दाखिल होते ही उन्होंने काउंटर पर रखा डिब्बा उठा लिया। तुम बैठो शाज़र, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। वो उजलत में फ्रिज से मैं मुख्तलिफ डब्बे काउंटर पर रखते हुए बोली। वो वाकिफ़ सभी ख़वातीन थीं, मोहब्बत भी सभी उससे करती थीं। दिल भी सभी का दुखता था, मगर नीचे आकर उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। नतीजतन मशल नीचे आई थी। सबको ख्याल था कि मशल उसे उसकी भाभी है। उन दोनों के दरमियान एहतराम का रिश्ता था। वो उसे मना नहीं कर पाई। आप रहने दें भाभी, मैं कर लूँगा, आप जाकर सो जाएं। मैं पीछे बच्चे थोड़े ही हों कि खुद से खाना ले मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि खुद से खाना लेकर नहीं खा सकता। मशल के हाथ से डब्बा लेकर वो उस
उसने वापस काउंटर पर रखा था। वो बज़ाहिर मुस्कुराया था मगर उसके लहजे की कतियत को महसूस कर कर वो कुछ बोल ना सके और खामोशी के साथ किचन से बाहर निकल के उनकी आँखों में बेसख्ता झिलमिला झिलमिलाए आँसू ज़मीन से पोशीदा न रह सके। उन दोनों के दरमियान वैसा रिश्ता नहीं था जो शाहज़र का उस घर की दूसरी ख़वातीन के साथ था, मगर फिर भी एक रिश्ता था अपनायत का। वो मोहब्बत थी जो घर का एक मकीन लाशौरी तौर पर दूसरे मकीन से करता है। उनकी आँखों में आंसू आए थे। उन्हें भी शाहज़र के लिए तकलीफ़ हुई थी। उनके चाहते ही शाहज़र ने चलते हुए गैस को बंद करते किचन में मौजूद छोटी-सी मेज़ और कुर्सी पे बैठकर ठंडी ही बिरयानी खाना शुरू कर दी। बेसाख्ता एक एहसास जर्म ने अपना सार उसकी गर्द के साथ। वो नहीं चाहती थी कि उसके बदले इस घर के किसी भी फ़र्द को रत्ती बराबर भी दुःख पहुँचे। उनके साथ रहते हुए एक लगाव सा पैदा हो गया था। मगर ये नामुमकिन था कि शाहज़र को तकलीफ़ पहुँचे और उन्हें दुःख ना हो। वो सब उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे या खुश देखने के ख़्वाहां थे। वो तन्हा थी जो इस नफ़रत करती थी, इसे तकलीफ़ में देखना चाहती थी। उस आलीशान इमारत में बिल्कुल तन्हा। रात के किसी पहर वो कमरे में आया था, उसे एहसास तक नहीं था। फ़िजर की ज़ान के साथ वो उठ बैठी। बिला इरादा ही उसकी नज़र सोफ़े की तरफ उठी थी। नींद में वो काफ़ी मस्तरब नज़र आ रहा था। चेहरे से थकन के आसार वाज़ह थे। उसने रुख फेर लिया, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। नमाज़ के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए थे। हस्बे मामूल वो रो पड़ी। उसकी हिचकियाँ बंद हो गई। मुँह पर हाथ कह कर उसने उसने हिचकी की आवाज़ को रोका। तो उसने रुख मोड़कर सोफ़े की सिमत देखा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो तकिए से सर उठाए अजीब-सी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने फ़ौरन अपने आँसू पोंछे और जाए-नमाज़ लपेट कर खड़ी खड़ी हो गई। वो उठ बैठा, ग़ालिबन सोने का इरादा तर्क कर चुका था। बाथरूम से चेहरे के पर पानी छींटे मार लेने के बाद वो स्टडी टेबल पर कुछ फ़ाइलों में मुँह देकर बैठ गया। वो बेनियाज़ी का मुज़ाहरा करते मुँह तक कंबल ओढ़कर लेट गई। सुबह सवा 7 बजे के करीब उसकी आँख खुली थी। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी, कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो पहाड़ बना बना दरवाज़े के ऐन दरमियान इस्तादा था। उसके मुकाबिल खड़ी उसके हटने का इंतज़ार कर थी, लेकिन उसको हनूज़ खड़ा देखकर वो जी भर कर बदमज़ा हुई। उसने साइड से निकलने की सही की, तभी अपना हाथ दीवार पर रखकर बाहर निकलने के वाहिद रास्ता में शाहज़र ने अपना बाजू हाल कर दिया। माथे पर चमकते पसीने की बूंदें जॉगिंग सूट पर ये वाज़ह कर रही थी कि वो अभी-अभी जॉगिंग से लौटा है। रास्ता 2 शासर की गंभीर तासरात उसकी घबराहट को बढ़ा रहा था। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाने दो। उसने दरवाज़े के नाब को घुमाते हुए कहा, लेकिन मुझसे बात करनी है। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़हन में और कितनी खुराफात भरी हैं, किस हद तक जाने का इरादा है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? शाहज़ाद ने नाब पर रखे उसके हाथ पर सख्ती से अपना हाथ रखते हुए कहा, अपना हाथ हटाओ, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। उसने अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मज़बूत थी। क्या हुआ? डर लग रहा है? यूँ मिन्नतें करती हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फ़िलहाल तुम्हें इस हाल में देखकर हर देखने वाले इस गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाएँगे कि मैं मासूम और मज़लूम लड़की की इसी मुसीबत किस मुसीबत में गिरफ़्तार हो गई है। मगर दरहकीकत तुम निहायत ही चालाक और शातिर लड़की हो। उसने एक झटके से उसका हाथ अपनी गिरफ़्त से आज़ाद किया था। उसका सफ़ेद हाथ दबाव की वज़ह से सुर्ख़ हो रहा था। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, शायद कभी लगेगा भी नहीं। मैं तुमसे सिर्फ़ एक बार डरी थी, जब तुमने मुझे घसीटते हुए अपने मेरे मोहल्ले से उठाकर ले गए थे। उससे कबल मैं इतनी खौफ़ज़दा कभी नहीं हुई। उससे किसी अनहोनी के तसव्वुर से मेरे रूह तक काँप रही थी। क़यामत थी जो गुज़र गई और उसी दिन मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं हुआ क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर, बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये तो बस शुरुआत है। तुमने मुझसे 1 घंटे का हिसाब लिया था ना, मैं तुमसे पूरे 1 माह का हिसाब लूँगी। तुम्हें हर अज़ियत पर हर उस तकलीफ़ से गुज़रना होगा जो मैंने तुम्हारी बदौलत महसूस की थी। अब तक तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि अकेलेपन और तन्हाई का एहसास क्या होता है? कैसा महसूस होता है जब जब इस भरी दुनिया में हम तन्हा रह जाते हैं, अचानक हमारी ज़िंदगी बदल जाती है? कैसा महसूस होता है कि जब वो लोग जो कभी हमारे अपने हुआ करते थे, वो मलामत करती हुई इन निगाहों से तो हमें देखते हैं। ख़ैर, मैंने तुमसे इंतकाम का अहद किया था और अब मैं अपने मौक़िफ़ से किसी भी कीमत पीछे नहीं हटूँगी। ये दुनिया दार लम्हात है और अब तुम्हारी बारी है। वो उसकी आँखों में देख कर बोली, उसका तनफ़ुस तेज़-तेज़ चल रहा था। तुम मुझे तकलीफ़ पहुँचाना चाहती हो, अपनों से दूर कर रहने की तकलीफ़, तो यूँ समझ लो कि मैं तुम कामयाब हुई। मैं अपनी फ़ैमिली के बगैर नहीं रह सकता। जिस अज़ियत से मैं इन चंद दिनों में गुज़रा हूँ, उसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे ज़िंदा रहने के लिए उनका साथ और उनकी मोहब्बत अशद ज़रूरी है। इन सब के बगैर मैं खुद को भी तन्हा महसूस करता हूँ। वो शिकस्ता लहज़े में बोला, गुस्से से सुर्ख़ होते आँखों में अचानक यासियत दर आई थी। उसके बदले अंदाज़ पर वो शिद्दत रह गई। वो अपनी बात ख़त्म करके कमरे से बाहर निकल गया। वो दरवाज़े को थामे साक़त खड़ी रह गई। अंकल, मैं नहीं चाहती कि इस घर के मकीनों को मेरे किसी भी अमल से तकलीफ़ पहुँचे। मेरी आपसे दरख़्वास्त है कि इस घर के सभी अफ़राद को शादी से ताल्लुक़ रहने के लिए इसे नज़रअंदाज़ करने के लिए फ़ोर्स ना करें। ये मेरी नज़रों से पोशीदा नहीं है। आपके उस हुक्म के तकमील के दौरान सभी को दुःख पहुँचता है, उन्हें तकलीफ़ पहुँचती है।
शाज़र के साथ ऐसा बर्ताव रखने के वजह से सब उदास रहते हैं, बिलख़ुसूस आलिया आंटी। इसलिए आप सभी को जाबरन शर से बदसलूकी की पर मजबूर ना करें। उन्हें इसके साथ इस तरह पेश आने दें जैसे उनका दिल कहता है। वो लॉन में राशिद साहब के मुकाबले खड़ी निगाहें ज़मीन पर शब्द किए अपने दरख्वास्त पेश कर रही थी। राशिद साहब की निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज़ थी। मेरी बस यही गुजारिश है, बाकी आखिरी फैसला आप ही का होगा। मैं अब चलती हूँ। राशिद साहब को पुरसोच अंदाज में खामोश बैठे देखकर उसने सिलसिला कलाम जोड़ा। जैसा तुम चाहोगी वही होगा। हंकार भरकर उस राशि साहब गोया हुए थे। लॉन से गुजरते शास्त्र के कदम राशि साहब और जरमीन को महू गुफ्तगू देख रहे थे और नारियल के दरख्त की ओट में हो गया था। उनके मबीन हुई गुफ्तगू सुनकर वह हैरान हुआ था। वह डैड को अंकल कहकर मुखातिब कर रही थी। उस वाक़या था कि निकाह की पहली रात उन्हें डैड कहकर पुकारना महज उसको चिढ़ाने के लिए कहा था। उसकी दरख्वास्त पर हैरान होना लाज़मी था। वह ऐसा क्यों कह रही थी, ये समझने से वो कासिर था। क्या वाक़ई उसे उस घरवालों की तकलीफ़ का एहसास था, या गुज़ारिश भी किसी प्लानिंग का हिस्सा थी? वो दबे कदमों से लॉन अबूर कर गेट के बाहर निकल गया। आज गुज़िश्ता कई रोज़ के बिल्कुल बरअक्स अफरीदी विला की रसवाई में काफ़ी चहल-पहल नज़र आती थी। आलिया बेगम ने अपने साथ-साथ सभी मतायों को पिशाचर के पसंदीदा पकवान की तैयारी में लगा दिया था, जिसे लम्हे से राशिद साहब ने उस घर के सभी अफ़राद को शाज़र से बिल्कुल पहले का सा सलूक रखने की इजाज़त दी थी। आलिया बेगम के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दोपहर के खाने पर लज़ीज़ पकवान से डाइनिंग टेबल को सजा दिया गया। सभी मर्द हज़रात को बालख़ुसूस शाहज़र को दोपहर के खाने पर हाज़िर रहने की हिदायत दी गई थी। सभी बहुत खुश खाने पर मजबूर थे। शाहज़र ने इतनी सारी तैयारियाँ और सबको उसके साथ पहले जैसा बर्ताव देखकर हैरान होने के साथ रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। गोया वो बेख़बर था कि ये खुशगवार तब्दीली होने वाली है। उसे उस खुशी के मौके पर अफरीदी बीरा के मकीन शख्सियत को फरामोश कर बैठे, जिसकी बदौलत वो सब एक साथ बैठे पर पुरमसरत दिल के साथ सैर होकर खाना खा रहे थे। ज़रमीन डाइनिंग टेबल पर मौजूद नहीं थी। उसकी गैर हाज़िरी शाहज़र ने महसूस की थी, मगर उसे हैरानी नहीं हुई थी। उसे यकीन था कि उस फैमिली गेट को तो फैमिली गेट टुगेदर में शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं है और जो कुछ हो रहा है उस सब उसकी बदौलत हो रहा है। उसने अपना ध्यान सबकी तरफ लगा दिया और उसी खुशी के मौके वो उसे सोचकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। तभी राशिद साहब ने ज़रमीन को बुलवावा भेजा था। ज़रमीन का नाम सुनकर सब अपनी-अपनी जगह चोर से बन गए। वो नहीं आई थी, उसने तबीयत की ख़राबी का बहाना बना लिया था। वो जानता था वो नहीं आएगी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों वो इतना खुश नहीं था जितना होना चाहिए था। वो खुद अपनी कैफ़ियत पर हैरान था। वो अपने कमरे की बालकनी में बैठी खुद के इरादों को मज़बूत तो बनाने की सही कर रही थी। उसे यकीन हुआ चला था कि इस घर के ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। कितने खुश थे वो सब उसकी गैर हाज़िरी में। उसकी मौजूदगी उनकी तकलीफ़ का बायस थी। जिस दिन सेवा उस घर में आई थी, से वो घर इस घर में आए थे। शाज़र का तो उसे अंदाज़ा नहीं था, मगर उस घर के मकीनों की ज़िंदगी में ज़बरदस्त तलातम पैदा हुआ था। हर गुज़रते दिन के साथ उसे ये एहसास हो रहा था कि शाज़र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शायद वो ठीक ही कहता कि वो एक कमज़ोर लड़की है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो जीत जाएगा, वो हार जाएगी। वो खुद को बहुत कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वो आसमान में उड़ते परिंदों को देखते सोचे गई, यार रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद कर, मुझे सीधा रास्ता दिखा, बेशक तू ही हिदायत देने वाला है, मेरी ज़िंदगी आसान कर दे मेरे मौला। वो नीले आसमान की तरफ देखकर सिसक उठी। वो अभी-अभी हॉस्पिटल से लौटी थी, दिल के साथ-साथ जिस्म में भी बोझिल महसूस हो रहा था। दफ़ातन दुआ दौड़ते हुए उसके पास चली, उफ़ आंटी आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से सारे घर में आपको ढूँढ रही हूँ। बोली हुई सांसों के दौरान अपनी बात कहते हुए दुआ ने उसका हाथ थाम लिया। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, इसलिए तुम आंटी से बाद में बात कर लेना, फ़िलहाल उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। अचानक मसनी फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट हाथ में उठाकर उठाए किचन से बाहर आई थी। इट्स ऑल राइट, मसनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ की कंपनी मेरी तबीयत काफ़ी से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। उसने दुआ के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। दुआ को घूर कर मसनी हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आपसे क्या एक बात कहूँ, एक्चुअली आई डोंट लाइक हर। दुआ ने उसके कान में सरगोशी की। क्यों? उसने मसनूई हैरानगी से मुंह खोला। क्या वो आपको चॉकलेट लेकर नहीं देती, घुमाने नहीं लेकर जाती, या सॉरीज़ नहीं सुनाती? उसे हनूस मुँह फैलाए देकर वो बोली, चॉकलेट तो बहुत सारे रहते हैं दिलाते हैं। ऑफ़रली अपने साथ वॉक भी पर भी लेकर जाते हैं। वो दिन में तो घर पर अवेलेबल होती हैं, मगर रात को हॉस्टल में होती हैं, इसलिए सॉरी उस उनसे सुनने का चांस ही नहीं मिलता। आजकल वो उनकी समर वेकेशन पर आई है, इसलिए रात को भी यही रहती हैं। बस मुझे इस बात से चिढ़ है कि वो कहती हैं कि न्यूली ब्लू कलर बोरिंग और है और उनका फेवरेट कलर पिंक है ना, इसलिए मुझे पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट कलर न्यू न्यू ब्लू है, नेवी ब्लू है ना, मुझे से उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं होती। उसे उस अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा उसने। उसका तफसीली जवाब सुनकर उसने अपने बेसाख्ता कहके को ना रोका। ऐसा मत कहो, पिंक भी तो बहुत अच्छा कलर है, बस उसका एक रीज़न की वजह से तुम उसकी नफरत करती हो। वेरी बैड, शी इज़ योर ओनली वन एंड ओनली पुप्पो।
उसने दुआ को समझाने के अंदाज में कहा, आप ही पिंक की साइड ले रही हैं। वो, ओह अच्छा, अब मुझे भी समझ आया, आपकी गाल पिंक है ना, इसलिए आपको भी वही पसंद होगा। एक और, लेकिन एक और रीज़न है मेरे पास उन्हें हेट करने की। मैंने उनसे कितनी दफ़ा कहा है मेरी सॉरी की प्रिंसेस बन जाए, मगर उन्होंने साफ नो कह दिया। वो कहती हैं कि तुम्हारी प्रिंसेस की आइज़ तो डार्क ब्राउन है, हालांकि मेरी तो ग्रे तो है, ग्रे आइज़ तो हैं। मैं उस रोल में सूट नहीं करूँगी। इनके ना कहने की वज़ह से मैं कितने दिनों से अपनी प्रिंसेस ढूँढ रही हूँ। वो रोज़ देने को थी, ओके बाबा, नेवी ब्लू कलर ही सबसे बेस्ट है। और रही बात प्रिंसेस बनाने की, तो तुम अपनी मॉम को बना लो प्रिंसेस। वो भी तो कितनी ब्यूटीफुल लगती है, मसनी आंटी की तरह। उसने उस मसला चुटकी में हल करना चाहा था। ओफ़ो आंटी, मैं आपको क्या कैसे समझाऊँ, मम्मी की आइज़ ब्लैक है मेरी तरह, मेरी प्रिंसेस की तो आइज़ डार्क ब्राउन है, कैसे जैसे कभी मिट्टी का कलर होता नहीं है, जैसे चाइनामन को कलर होता है। नहीं, वो भी नहीं, जैसे वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसकी गहरी काली आँखें उसकी आँखों पे जम गई। आंटी, आपकी आइज़ कितनी ब्यूटीफुल है, जैसे 2 काफ़ी ड्रॉप्स, और आपके बाल, ओह माय गॉड आंटी, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? वो खुशी चीखती हुई उसके गले लगकर झूम रही थी, वरना समझी से उसके साथ दाएँ-बाएँ झूलने लगी, मजबूर हो गई। आंटी, आप इंडियन नहीं हो ना, आप बिल्कुल भी इंडियन नहीं लगती। वो उससे उसे लगकर बोली, ये तो तुम क्या कह रही हो? उससे पहले तो किसी ने मुझसे नहीं कहा था, कितनी मैं अजीब लगती हूँ तुम्हें। वो हड़बड़ाकर बोली, जैसे किसी चोर को नंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। बचपन में वो अपने पूरे मोहल्ले में खूब मशहूर हुआ करती थी। सभी बच्चों से फ्रंकी फ्रंकी कहकर चढ़ाते थे। गैर मामूली रंग की आंखें और उसी रंग के बाल, उस तरह दूसरे बच्चों से मुमताज़ करते थे। उसकी नानी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखती थी, और इसकी आंखों और बालों का अजीब रंग उनसे नवासी के ताल्लुक़ की दीन था। जब कभी उससे उससे कोई कहता कि तुम इंडियन नहीं लगती, ये बात उसे उसकी ताज़ियाना की तरफ लगती थी। अब तक तो बालों का रंग कुछ हद तक गहरा हो गया था, फिर भी उस छोटी-सी बच्ची ने उसे पकड़ लिया था। नहीं आंटी, आप बहुत, बहुत, बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप जानती हैं, मस्ती आंटी और शहज़ाद चाचू मुझे इस पूरे घर में सबसे ब्यूटीफुल लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग भी इंडियन नहीं लगते। आज से आप ही मेरी प्रिंसेस हो, याहू! वो नारा लगाती हुई सोफ़े पर उछल पड़ी। उसे उसे इस कदर खुश हो पाकर वो उसका बोझल दिल एकदम से हल्का हो गया था। कोई तो था उस घर में जिससे उसके वजूद से नफ़रत नहीं थी, वो उसके लिए खुशी का बायस थी। उसके मुतल्लिक अच्छी राय रखती थी, वो भी खिलखिलाकर हँसती। वो आज फिर रात के 11 बजे लौटा था। अलबत्ता आज वो थकन और कहत कि उसके चेहरे से महूब थी। वो जो गुज़िश्ता कई दिनों से उसके चेहरे का इकहाता किए हुए थे, गालबन या घरवालों के त्वचा वापस मिल जाने की वजह से थी। दिल पर कोई बोझ ना था, कोई भी काम भारी भारी नहीं पड़ता था, मशक्क़त से भरा काम भी आसान लगता था। शाहज़र को देख के उसके दिल में यही ख़्याल आया था। ईशा की नमाज़ पढ़कर वो हस्बे मामूल नई उम्मीद और हौसले के साथ दाई माँ की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगने लगी। जिस दिन वो दाई माँ का चेहरा देखकर वापस आती, शाहज़र के ने अपने दिल में नफ़रत के जज़्बात को बढ़ाता हुआ पाती। उससे इंतकाम लेने का इरादा और मज़बूत होता। दाई माँ को खो देने का गम और ज़िल्लत रसवाई मजरी क्या कुछ नहीं सहा था। उसने शाहज़र की बदौलत बस चंद दिनों में वो खुद को भी खो चुकी थी। बहादुर, पुरएतमाद, बुलंद हौसला ज़मीन फ़ारूकी मर चुकी थी, और उसका कातिल था शाहज़र। वो उसकी शख्सियत के कातिल को चैन की नींद सोने नहीं देगी। वो अपनी सोचों के जाल में फंसी थी। तभी वो गुसल खाने से बाहर आया था। चाहे नमाज तैयार करते वो पलटी थी, वो मत ही रह गए। वो सीटी बजाता हुआ बिना शर्ट पहने ही बाहर आ गया। उससे कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। गर्दन से टॉवल लटक रहा था, कॉलर में शर्ट पहनना भूल गया था। वो अपनी धुन में सीटी पे जाता आईने के मुकाबला खड़ा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने बेसाख्ता मुड़कर ज़मीन की समन देखा। खुद को लातल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए उसने मैगज़ीन उठा ली। वो मैगज़ीन के औराक पलटने में मसरूफ़ नज़र आना चाहती थी, मगर उस चेहरे के साथ कान लोए तक सुर्ख हो गई थी। उसके तासुरात को बगौर जायज़ा लेकर वो फिर अपने अक्स को आईने में देखते हुए बाल झुकाने लगा। गालबन शर्ट पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी उसे। ज़रमीन के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला था। उसे इस बार गुस्से से लाल हो रही थी। उसका ख़्याल था कि शायद सब देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। वो शर्ट पहन कर ले, मगर उसकी त्वचा के बिल्कुल बरक उसे नहायत ही बेशर्म और बदतमीज़ साबित हुआ था। ज़रमीन ने आईने में झलकते उस अक्स को देखा तो मज़ीद खोल उठी। वो बज़रिया आईने के उसके तासुरात का जायज़ा ले रहा था। उसकी कैफ़ियत पर मज़ा आ रहा था। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देखकर उसका सब्र जवाब देकर मैगज़ीन को बिस्तर पे फेंक और बाहर निकल गई। बहुत मज़ा आ रहा था ना मुझे नज़रें चुराता देखकर मेरी इस हालत पर। अब देख लेना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तब मैं देखूँगी कि कौन एम्बैरस होता है। हाल में जले पाँव की बिल्ली की तरह चक्कर काटते हुए उसने सोचा। फजर की नमाज़ अदा करके वो बिस्तर पर लेटी हुई शाहज़र को खर्च करने की नए तरीके सोचती हुई नींद की वादियों में चली गई। 7 बजे का अलार्म बजते ही वो उठ बैठी। बिजली किसी तेज़ी से बाथरूम में घुसी। करीबन आधे घंटे इंतज़ार के लेने के बाद शाहज़र का सब्र जवाब दे गया। क्या करी हो तुम
तुम इतनी देर अंदर इतनी देर से, वो सोने की जगह नहीं है, बाहर आओ। अभी मैं जानता हूँ ये भी तुम्हारी किसी साजिश का हिस्सा है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, बाहर निकलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसने दरवाज़ा पीट कर आया था, मुझे उसे पानी से लबालब भर हाँ, बाथ टब के किनारे बैठी उसी तेज में डूबी उसकी आवाज़ को सुनकर मैं खुश हो रही थी। उससे कब्र को मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता, वो बाहर आई, एक कहर ने कहा उस पर डालता, वो बाथरूम में गया, गुस्सा धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ था। वो बड़े आराम से कमर तक आई, उसके रेशमी गीले बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। उसकी उसकी सारी त्वचा वॉशरूम से आती आवाज़ की तरफ थी। बड़े ही सब्र से उसकी मतों को चीख या दहाड़ अपने स्मार्ट में उतरने की मंतज़र थी। 5 मिनट गुज़र गए और कोई चीख या दहाड़ सुनाई ही दी दी। वो बेहद मज़रब से कमरे के चक्कर काटने लगी। क्या कहीं मेरा बना-बनाया प्लान फ़ेल तो नहीं हो गया? यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने गीज़र ऑन किया था। दाल में वो भी ठीक है, चेक किए थे, फिर भी वो बच निकला कैसे? उसका दिमाग तो जैसे चला था। दफ़्तर दरवाज़ा खुला और बाहर निकला। आज वो कमीज़ पहनना नहीं भूला था, उसके बावजूद हॉफ स्लीव से झाँकते सुर्ख हो रहे थे। झाँकते सुर्ख बाजू पे तहाशा सुर्ख हो रही थी, गर्दन अंगारे गलती आँखों ने सब बयाँ कर दिया था। वो खोलते पानी का शिकार हुआ था। उसकी ये ज़ब्बो-हाली देख सुकून मसरत की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। मानना पड़ेगा तुम्हारी ज़रूरत का, कमाल के मर्द हो तुम। खौलते पानी जिस्म पर गिरा और तुम दुनिया की ये चीख तक नहीं निकलने दी। वाह! आई एम इम्प्रेस्ड। वो सिंगार मेज़ के सामने रखी कुर्सी को थामे हँसी और फिर हँसती चली गई। बेसाख्ता हँसी, इस तरह खिलखिलाकर हँसा देखो जो सख्त से सख्त सुनाने की नीयत किए बाहर आया था, ठिठक कर उसकी सारी सनातन मुँह में रह गई। किस कदर मशहूर करने वाली खन्क थी उसी हँसी में। उसे लगा उसकी तरफ जलतरंग बज उठी। लगा जैसे उसके साथ उस कमरे की हर एक शय हँसती थी, वो खूबसूरत थी और इस हकीकत से वो खुद भी वाफ़ी होगी, मगर शायद वो नहीं जानती थी कि इसकी हँसी बेतहाशा खूबसूरत है। वो बहुत रह गया। हँसते-हँसते उसकी आँखों में आंसू आ गए। आंसू को उँगली के पूरे से पोंछते हुए उसने साकत खड़े शाज़र की ज़िम्मत देखा। उसकी हँसी रुकी, सहर टूट गया। वो जैसे होश में आया था। वो कदरे नासमझी से उसकी ज़िम्मत देख रही थी। उसकी इस हरकत पर उसे बुरी भली सुनाने की बजाय वो खामोश खड़ा था। उसे बुत बना देखकर बुरी तरह से टकराकर बाहर निकल गई। उसे अपना हवासों में नहीं लग रहा था। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने उसे जाने दिया। उसने इस कदर घटिया हरकत की और मैंने कुछ नहीं किया। उस ओह गॉड! गर्म पानी के असर से मेरा दिमाग खराब होता मालूम हो रहा है। उसने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ने देते हुए खुद को दिलासा दिया था। शहरज़ादा लम्हों के दौरान जलन का एहसास भी नहीं हो रहा था। शहर टूटा तो जलन भी शुरू हो गई। उसका इलाज हद से ज़्यादा ठंडा पानी कर सकता था। हस्बे मामूल उसके सामने मेज़ पर ऑफिस की चंद फाइल्स बिखरी हुई थी। काम का इस कदर बोझ होने के बावजूद वो खैर इरादी तौर पर उसके बारे में सोचे जा रहा था। उसने मेरे और मेरी फैमिली के ताल्लुकात बहाल करने के लिए डैड से बात की, क्योंकि वो खूबी वाकिफ़ है कि मेरी फैमिली मेरा वीक पॉइंट है। उन्हें तकलीफ पहुँचाकर और बिला वास्ता मुझे तकलीफ पहुँचा सकती है, जानने के बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? क्या वाक़ई उसे मेरी फैमिली की फ़िक्र होने लगी? क्या महज़ चंद दिनों में उसके दिल में इन सब के लिए लगाव पैदा हो गया? कि उसके अलावा और कोई वजह भी नहीं हो सकती? क्योंकि मुझसे तो उसे शदीद नफ़रत है। वो ख्वाब भी नहीं, मैं भी रत्ती बराबर खुशी से नवाज़ का नहीं सोच सकती। मुझे ज़रा उससे भी राहत मिली, ये उसे गवारा नहीं होगा। यकीनन उसने घरवालों की खुशी के लिए कदम उठाया होगा, मगर मैं इसे क्या क्यों सोचे जा रहा हूँ? ये मुझे क्या होता जा रहा है? उसने जैसे खुद को मलामत की, तभी मैनेजर इशफाक उसके केबिन में दाखिल हुआ। ये बहुत है सर, मैं इनमें से कुछ की ज़िम्मेदारी मैं अपने सर ले लेता हूँ। उसकी टेबल की कुछ फाइलों को उठाते हुए बोला, नो इशफाक अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके मातहत काम कर रहा हूँ। आप मेरे मातहत काम नहीं कर रहे। आप मेरे काम के बोझ को कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और प्लीज़ मुझे सर कह कर ना बुलाया करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब आप मुझे इस तरह मुखातिब करते हैं, खुदा ना ख़ास्ता डैड को खबर होगी तो मेरी शामत आ जाएगी। नहीं, वो मुझे पियोन की पोस्ट कुछ महीने में मुझे पियोन की पोस्ट सौंप देंगे। फिर मुझे सर कहकर पुकारने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। उसने उनके हाथों से फाइलें लेकर वापस टेबल पर रख दी। अशफाक मलिक गुज़िश्ता कई सालों से इस कमरे में मैनेजर के ओहदे पर फ़ाइज़ थे और राशिद साहब के सबसे ज़्यादा भरपूर और भरोसेमंद और ईमानदार एम्प्लॉयी में से थे, और उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते थे। और राशिद सर चाहे जो कह लें, वो हकीकत को नहीं बदल सकते थे। यहाँ सभी वाकिफ़ हैं कि आपकी हकीकत क्या है। उसे पियोन के पाँव से सौंपे जाने वाली ये बात सुनकर कहकहा लगाते हुए वो गोया हुआ था। ओह गॉड अंकल, आप मेरी हकीकत को तयीन करना छोड़ें और आइंदा मुझे सर कहकर मत बुलाएं। आप मुझे बेटा कह भी तो कह सकते हैं। उसकी बात पर शफ़क़त से मुस्कुरा दिए। मलिक साहब ने उसे पहली मर्तबा
पहली बार तब देखा था जब वो महज़ 5 साल की उम्र में अपने वालिद की उँगली थामे ऑफ़िस आया था, वो उनके सामने जवान हुआ था। उनके ख़्याल में वो नहायत ही मुख़लिस और नेक दिल लड़का था, और औरों की तरह वो शाहज़ाद के मुतालिक कोई गलत राय नहीं रखता था। अब आफरीदी विला के आंगन में शाम के साए फैले हुए थे, परिंदे अपने-अपने घरों को लौट रहे थे। आज ऑफ़िस में हाफ़ डे था, लिहाज़ा वो जल्दी घर लौटा था। वो जो ही हॉल में दाख़िल हुआ, दुआ कहीं से वारद हुई और उसका रास्ता रोक लिया। वेलकम होम प्रिंस चाचू, आजकल आप बिल्कुल टाइम नहीं देते, आजकल आप मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, मैं आपसे ख़फ़ा हूँ। अपना रुख फेर कर खड़ी होगी। अच्छा मेरी छोटी मोटी प्रिंसेस, आप अब जल्दी से बताएँगे कि चाचू आपकी ख़ुफ़गी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके ऐन मुकाबिल घुटनों पर बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वो बोले, ओफ़ो चाचू, आप हमेशा मेरा मूड ख़राब कर देते हैं। मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं आपको प्रिंस बुलाती हूँ, मगर मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ। अगर आप मुझे प्रिंसेस बुलाएँगे तो आपकी रियल वाली प्रिंसेस बुरा लग जाएगा। मैं वो सामने बैठेंगे, आप टाइमिंग तो देख लिया करें। कुछ बोलने से पहले सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए वो गर्दन अकड़ाकर बोली। सोफ़े की सिमत देखकर उसे शदीद हैरत का झटका लगा था। वो सोफ़े पे विराजमान दुआ की स्टोरी बुक पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर फैली नागवारी तासुरात से वाज़ेह ताकत दुआ की बात वो खूबी सुन चुकी थी। वार्ड वो बेसाख्ता चिखा ज़रमीन की मौजूदगी में उसके सामने दुआ उसे उसका प्रिंस चार्ल्स बनाने पर तुली हुई थी। हैरानी से ज़्यादा शर्मिंदगी उसे घेरा था। आप शौक क्यों हो रहे हैं चाचू? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दुआ ने कमर पर हाथ रखकर खालसन लड़ाका औरतों वाले अंदाज में से फंसा के उसकी तरफ से जंग का ऐलान था। व्हाट नहीं, मेरा मतलब था वाओ, ज़ुबान पे चल गई, टंग स्लिप यू ना, कभी-कभी हो जाता है। उसने फ़ौरन अपने हैरत को प्रशासन में तब्दील किया था। दुआ को गुस्सा वाला दुआ को गुस्सा दिलाकर वो जंग की शुरुआत नहीं करना चाहता। बट चाचू प्रिंसेस तो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती हैं, फिर ज़रमीन आंटी वैसी ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती? आप ऐसा करें, आंटी के बिल्कुल किचन रेडा वाले जैसे ड्रेसेस लेकर आएँ। आप उन्हें पहनने के लिए कहेंगे तो मना नहीं करेंगी। मम्मी भी पापा को ना नहीं कह पाती। आप एक नए सवाल के साथ एक नई फरमाइश भी सामने आ गई थी। दुआ की बात पर उसकी निगाह बेसाख्ता ज़मीन की तरफ उड़ी थी। उसके हल्के गुलाबी रंग की कमीज़ पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई का वर्क था। सफ़ेद रंग का चौड़ीदार पजामा के साथ हम रंग दुपट्टा था, जिसके किनारे गुलाबी रंग की मोतियाँ लटक रही थी। उसके चेहरे का रंग भी कमीज़ का हम रंग मालूम हो रहा था। सुनहरी दराज पलकें चुकी थी। रेशमी घने बालों की चोटी दुआ की स्टोरी बुक पर झूल रही थी। कुछ आवारा लटे इसके चेहरे को बार-बार छूने की जसारत कर उसे परेशान किए दे रहे थे, जिन्हें कानों के पीछे धकेलने में मसरूफ़ थी। सरसरी सी नज़र डालकर शाहज़ाद ने बारीकी से उसका जायज़ा लिया था। वो उसी किस्म के हल्के रंग के सादा मलबूसात में नज़र आती थी। वो खूबसूरत थी और हर लिबास में खूबसूरत लगती थी, मगर उसका लिबास तो आके प्रिंसेस के मेयार पर पूरा नहीं होता था। वो अपनी गर्दन पूरी तरह झुकाता हुआ खुद को लातलुक ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था। दुआ के सवाल के शाहज़ाद से कोई जवाब नहीं बन पड़ा पा रहा था। तभी मसने की आवाज़ ने उसकी उलझन सुलझा दी। देखो दुआ, ज़रमीन आंटी को इस तरह से के कपड़े पसंद हैं, इसलिए वो ऐसे ड्रेसअप होती हैं। तुम इस किस्म के अननेसेसरी सवाल और फरमाइशें करना बंद करो। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही हैं। हॉल से बुलाई मंजिल को जाती सीढ़ियों के दरमियान खड़ी वो ना जाने कब से उनकी बातें सुन रही थी। वो तीनों उसकी मौजूदगी से बेखबर थे। दुआ किचन की तरफ भागी दुआ किचन की तरफ भागी। हॉल में मौजूद दोनों शख्सियतों ने बैक वक़्त पर शक्कर निगाहों से उसे देखा था। ऐन मौके पर हाज़िर देखकर उसने फ़ोन दोनों को ही ऑकवर्ड सूरत-हाल से निकाला था। उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दाएँ सिमत से बालाए मंज़िल को जाती सीढ़ियाँ चढ़ गई और शाहज़ाद बाएँ सिमत से ऊपर को जाती सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ अपने कमरे में रोबपोश हो गया। वो सोफ़े पर बैठी रह गई। मस्ती और शाहज़ाद की मौजूदगी में दुआ ने इसका नाम शाहज़ाद के साथ जोड़ा था। वो सख्त बदमज़ा हुई थी। थैंक्स डैड को रज़ामंद करने के लिए वो गुस्ल खाने से बाहर आई थी। तभी वो बोला था, क्या मतलब? हैरान होती हुई वो बस इतना ही कह पाई, लॉन में तुम्हारे और डैड के दरमियान हो रही गुफ्तगू मैंने सुन ली थी। इससे थैंक्स मेरी और मेरे घर वालों की मुश्किल आसान करने के लिए उसने सिलसिला कलाम जोड़ा था। उससे बात करते हुए निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज करने की बजाय वो इधर उधर देख रहे थे, जैसे ये कहते हुए उस सबकी उसका एहसास हो रहा हो। मैंने अंकल को रज़ामंद कर लिया और इस घर का माहौल पहले जैसा हो गया। इससे ये मतलब हरगिज़ ना अख़ज़ कर लेना कि तुम्हें रायत देने का ख़्याल मेरे दिल में आया है। मैंने सब इस घर के मकीनों की खुशी के लिए किया है। मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मेरा कसूरवार तुम हो और इसके लिए सज़ा के मुस्तहिक़ भी तुम हो। वो लोग नहीं, लिहाज़ा खुशफ़हमी से दूर हो और अपना थैंक्स अपने पास रखो। उसका टका सा जवाब देकर बिस्तर पर लेटकर चादर में छुप गई। वो चादर भी में लेटे उसके वजूद को देख रहा रह गया। उसे कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। सोफ़े पर लेट गया। रात धीरे-धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही थी। तभी शाहज़ाद के फ़ोन का
के रिंग माहौल की सुकूत को तोड़ा। उसने फिर फ़ोन रिसीव कर, हाँ भाई मैं जानता हूँ वो फ़ाइल कल की मीटिंग के लिए बहुत अहम है। कल सुबह तक मैं उसे वो कंप्लीट कर आपको सौंप दूँगा। आप ख़्वाह-मख़्वाह परेशान ना हों। अशर न जाने फ़ोन पर क्या कुछ कह रहा था, वो सुन नहीं सकती थी। शाहज़रा से यकीन हानि करके फ़ोन काट दिया। उस वसीयत और इस घर में किसी ज़रूरी का बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए तवील राहदारी बोर करने के आमने-सामने से बैठकर अपना मुद्दा बयान करने के बजाय अमूमन जो बज़रिया फ़ोन के मालूमात का तबादला होता था। उसके ज़हन की सुई अहम फ़ाइल में उन 2 अल्फ़ाज़ पर टिकी हुई थी, तो मिस्टर शाहज़ाद अफ़रीदी इस खुशफ़हमी का शिकार है कि मेरे इरादे कमज़ोर पड़ गए हैं, इनकी तेज़ मेरी नफ़रत में कमी हो गई है, क्यों ना उनकी खुशफ़हमी दूर कर दी जाए। मेरी नज़र में उनकी हैसियत क्या है, उसका एहसास करा दिया जाए। वो किसी प्लानिंग को ज़हन में तरतीब देते नींदों की वादियों में चली गई। फ़जर के वक़्त उसकी आँख खुली। वो सोफ़े पे से नदार था। उसे इत्तराफ़ में नज़र दराज़, उसका सर स्टडी टेबल पर था। इत्तराफ़ में एक फ़ाइल खुली पड़ी थी। उँगलियों में पकड़े पेन पर उसकी गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी थी। ग़ालिबन अभी भी उसकी आँख लगी थी। अगरचे वो गहरी नींद में होता तो पेन के उसके हाथ में गिर चुका होता। बगैर कोई आवाज़ किए आहिस्ती से उसके अपने काम अंजाम देती। वो चाह रही थी कि सोता रहे। उसकी नींद कुच्ची थी। उस ज़रा सी आहट पर उसे बेदार हो जाने का अंदेशा था। वह नाश्ते के टेबल पर मौजूद नहीं था। शायद वो रात भर जाग कर काम करता रहे, बेहतर है उसे सो लेने दें। राशिद साहब के इस्तफ़सार पर अशर का जवाब सुनकर वो खामोश हो गए। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो ट्रे हाथों में उठाए अपने कमरे में चली गई। आई, वो हनूज़ सो रहा था। पेन उँगलियों की गिरफ्त में से आज़ाद होकर टेबल पर गिरी थी। गुड मॉर्निंग मिसेस शाह रफ़ीदी, आपका ब्रेकफ़ास्ट हाज़िर है। अपने पहले के रंग में वापस लौटते हुए आज फिर आप ब्रेकफ़ास्ट के वक़्त गैर हाज़िर थे। लिहाज़ा आपकी वालिदा मोहतरम ने बड़े एहतराम के साथ ये ब्रेकफ़ास्ट आपके लिए भिजवाया है। नींद की वादियों से बाहर आ जाएँ और नोश फ़रमाएँ। उँगलियों से मेज़ बजाकर ज़मीन ने ऐलान करने के अंदाज़ में कहा। वो हड़बड़ाकर बेदार हुआ था। उससे कबल कि वो उसका ज़हन लाशऊरी तौर से शऊर की तरफ आता, उसकी नज़र नाश्ते की ट्रे पर पड़ी थी। ज़मीन ने लापरवाही से ट्रे टेढ़ी करके उठा रखी थी। नतीजतन चाय का कप भी ट्रे के किनारे फिसला था। चाय कप से छलक कर सीधी उसकी अहम फ़ाइल पर गिरी थी। केयरफुल, वो बदहवासी सा बिजली की तेज़ी से ट्रे पर परे धकेल कर चीखा था, मगर देर हो चुकी थी। फ़ाइल खोली हुई होने की बदौलत चाय सीधी सफ़ात पर गिरी थी। कल सारी रात जाकर कर की मेहनत स्याही बनकर फर्श पर टपक रही थी। वो सब बेयकीन से खड़ा हुआ होकर सफ़द को उलट-पुलट कर देख रहा था। कोई बचत नहीं हुई थी, इसकी मेहनत ज़ाया हो चुकी थी। वो सख्ते की कैफ़ियत में दोबारा कुर्सी पर गिर गया। बड़े ही इत्मीनान से उसकी तर हालत को देखकर अपनी आँखों को तस्कीन पहुँचा लेने के बाद वह जाने के लिए मुड़ी थी। रुको! उसकी आवाज़ पर वो रुकी थी। वो बखौर नाश्ते की ट्रे को देख रहा था। इस घर का हर एक फ़र्द वाकिफ़ है कि मैं चाय नहीं पीता। मम्मी से ये भूल कभी नहीं हो सकती कि मेरे लिए साबित स्वयं पहले तो कभी ज़मीन ने मेरे लिए कमरे तक नाश्ता नहीं लेकर आई। फिर आज अचानक कैसे? चाय के कप को देखकर सारा माजरा उसे समझ आ गया। मम्मी जानती क्या? मम्मी क्या इस घर में सब जानते हैं कि मैं चाय नहीं पीता। सिवाय तुम्हारे, इससे कबल तो रवायती बीवियों की तरह तुम कभी नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में नहीं तक नहीं। फिर आज अचानक इस चेंज की वजह क्या है? उसके चेहरे को नजर गिरफ्त में लेते हुए उसे तसव्वुर को अल्फाज कर शक्ल देती थी। जब सारा माजरा तुम्हारी समझ में आ चुका है, तो फिर ये बेतुका सवाल करके तुम खुद को बेवकूफ़ साबित करने पर क्यों? वो कमाल इत्मीनान से ट्रे मेज़ पर रखते हुए गोया हुई थी। क्यों? क्या तुमने ये तुम्हारी दुश्मन मुझसे है? तुम मुझ तक महदूद रखो। बिज़नेस के मामलात में मुदाखला करने की क्या ज़रूरत है? तुम जानती हो कितनी अहमियत रखती थी ये फ़ाइल आज होने वाली मीटिंग के लिए। डैड ने मुझ पर भरोसा करके ये फ़ाइल मुझे सौंपी थी। अब क्या करूँगा? क्या जवाब दूँगा उन्हें? उसके लहजे में यासियत तराई। हमारे डैड बखूबी वाकिफ़ है कि तुम कितने काबिल हो, लिहाजा तुम उनकी तरफ से बेफ़िक्र हो जाओ। वो इस तल्ख़ हकीकत को कबूल कर चुके हैं, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका नुकसान करने वाले उनके बेटे बनकर इस दुनिया में आए हो। इस खबर सुनकर उन्हें ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। वो तंज़िया अंदाज़ में कहती, दरवाज़े की सिमट बड़ी थी, वो बिजली किसी तेज़ी से उसके पीछे आया था। तुम्हें तो मैं खुलते हुए दरवाज़ा धाड़ कर की आवाज़ के साथ वापस बंद हुआ था। शाहज़ाद ने अपना आहनी हाथ दरवाज़े के पर जमा रखा। दाँत चबाकर क्या करोगे? मार डालोगे? मार डालो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। इस ज़िंदगी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यकीन जानो, तुम्हें हाथों से मरने में मेरा ही मुफ़ाद पोशीदा है, क्योंकि तुम्हें एक बार फिर जेल की हवा का खाने पड़ेगी। कदर करने वालों को 1 घंटे के अंदर बेल नहीं मिला करती। तुम्हें जेल में चक्की पीसता देखकर मेरी रूह को तस्कीन मिल जाएगी। वो कमाल इत्मीनान से अपना रुख के उसकी सिमत करते हुए बोलती, उस लड़के की ज़रूरत पर शदद रह गया था। बेवकूफ़ उसकी आँखों में आँखें डालकर उसे बेनक़ात सुनाया करती थी। शायद वो सच ही कहती थी कि इसके अंदर का सारा डर ख़त्म हो चुका है, या फिर वो जानती थी कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस कदर वो
بے خوفی سے جان لینے کی بات کر دینا، اسے یقین کی دین تھی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص اتنا بہادر نہیں ہے کہ اس کسی کی جان لے لے۔ اس لڑکی کا خیال تھا کہ اس کی جان لینے کے لیے بہادر ہونا اہم ہے، جبکہ حقیقتاً اس کے لیے بہادری کی نہیں سنگ دلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ پتھر دل کا مالک نہیں تھا، وہ من ہی من سوچ کر رہ گیا۔ اس نے اپنا سارا غصہ دروازے پر نکالا، مکے کے زور سے پورا دروازہ دہل گیا۔ فائل ہاتھ میں لے وہ تن فن کرتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ اپنی تیز دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چند لمحوں میں بعد وہ خود کو کمپوز کر کے کمرے سے باہر آئی۔ سبھی جملہ افراد کی موجودگی میں ہال کے صفحے پر راجمان شاہ صاحب اس کی عزت افزائی کر رہے تھے۔ جوں ہی مجھے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ تم میں تبدیلی آئی ہے، اب تم کسی لائق بن سکتے ہو، اہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہو، عین اسی وقت تم مجھے غلط ثابت کر دیتے ہو، تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا، تم محض آوارہ گردی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، میں ہی احمق تھا جو تم سے توقعات وابستہ کر بیٹھتا۔ اشر فوراً سے ٹھیک کرو مجھے، میں میٹنگ کچھ گھنٹوں کے لیے ڈیلے کیے دیتا ہوں۔ ان صاحب کے بھروسے اگر ہم بیٹھے رہے تو آن کی افریدی امپائر میں ڈوب جائے گی، افریدی امپائر پانی میں ڈوب جائے گا۔ اشر کی طرف سرمین کا نشانہ بنی فائل پڑھاتے ہوئے راشد صاحب بولے تھے۔ راشد شارق اور شاہ میر کو اس کی سنجیدہ صورتحال میں بھی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہال سے باہر نکل گئے، ورنہ ان کی شامت آتی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے حصے کی ڈانٹ سر جھکائے سن رہا تھا۔ ایک بار پھر راشد صاحب اور اس کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، مگر گفتگو کی روایت مختلف نہیں تھی۔ وہ ڈانٹ رہے تھے، وہ سن رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر پر اوپر اٹھی تھی، بالائے منزل پر عین اس کے اوپر ریکنگ کو تھامے وہ کھڑی فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کی طبیعت مزید مقدر ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا پارٹ 10 کیسا لگا، یا آپ سب کو نوول کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لائک سبسکرائب میرا چینل آنسر پیستا بیل آئکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اس ناول کے، یا پھر ہم دوسرا ناول اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔